जय हिंद। आज हम समझेंगे मानव रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी मानव श्वसन तंत्र के बारे में, और यह भी समझेंगे कि आपके शरीर के अंदर और ये नासा छिद्र क्या होते हैं, नासा कपाट क्या होता है, कैसे आपके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े दो भाग के अंदर ट्रेकिया में कन्वर्ट होकर के आपके कौन कौन नसों द्वारा होता है। साथ में यह भी समझेंगे अलवेली क्या होता है और ये फेफड़े में कौन सी नसें कहां पर गई है, और इस तरह से भी समझा देंगे कि लंग्स में कैंसर कैसे हो जाता है। आप सोचते होंगे कि बीड़ी सिगरेट के धुएं से लंग में कैंसर कैसे हो जाता है। साथ ही यह भी बताएंगे कि निमोनिया नाम की बीमारी आपके हार्ट के किस पार्ट को इफेक्ट करती है, और बहुत टीबी हो गया, हैजा, सर्दी जुकाम, ये सब किस आर्टरी नसों को ब्लॉक कर देती है जिससे आप सांस नहीं ले पाते हैं। और क्या हो जब आपको 300 फीट के नीचे गहराई पर जाना पड़े तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल क्यों नहीं पहुंच पाता, वहां पर आपके फेफड़े की नसें कौन सी ब्लॉक हो जाती हैं। और साथ ही यह भी समझेंगे कि एक्सरे में क्या डिफरेंस होता है, सब किस तरह से किया जाता है, और लंग्स में भीषण बीमारियों को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, और ए से लेके एग्जाम में हर एक ओरिएंटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे, तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। तो यहां से समझिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम बेसिक टू एडवांस तरीके से। सबसे पहले समझिए श्वसन तंत्र होता क्या है। देखिए श्वसन तंत्र ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला श्वसन, दूसरा है तंत्र। देखिए तंत्र उस शब्द के आगे लगता है जिस तंत्र का मतलब होता है पार्ट पुर्जा, यानी आपके सांस लेने में कौन कौन से शरीर के जो पार्ट है वो अंग में भाग ले रहे हैं। जैसे आपका नाक हो गया, नासा कपाट हो गया, अलवेली हो गया, ट्रैकिया हो गया, इन सभी सारे सिस्टम एक लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो चूंकि सांस से रिलेटेड तंत्र है इसलिए इसे हम लोग श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो श्वसन किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में आप समझिए, सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। और देखिए इस प्रक्रिया में यानी श्वसन तंत्र की प्रक्रिया में एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा होती है। देखिए ऑक्सीकरण उसे कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंसी हो, यानी बिना ऑक्सीजन के आपके श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, इसलिए यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया को दर्शा रही है। तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब आगे समझिए श्वसन एक अपापचयी क्रिया। देखिए अपापचयी क्रिया उसे कहते हैं जो किसी भी चीज को दो पार्ट के अंदर ब्रेक करके यानी दो चीज में तोड़ करके कोई अभिक्रिया करा देना ही अपापचयी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए श्वसन तंत्र होने के लिए आपके शरीर में देखिए ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसको अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखिए एक पार्टी हो गया, एक पार्टी यानी दो पार्ट को तोड़ करके अभिक्रिया कराना ही अपापचयी कहलाता है। तो यहां पर दो पार्ट को ब्रेक कर दिया और क्रिया करा दिया, तो यह एक अपापचयी क्रिया को दर्शा रहा है। और यहाँ जिसके फलस्वरूप ऊर्जा रिलीज करेगा यानी एनर्जी को। तो जब भी एनर्जी रिलीज करता है, कैसे करता है अभी आगे डायग्राम के माध्यम से 2D और 3D एनिमेशन के माध्यम से समझाएंगे। तो ये अपापचयी क्रिया है। और श्वसन तंत्र में देखिए संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो आप सांस लेते हैं वो हीमोग्लोबिन के द्वारा आपके शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और कोशिका के अंदर क्या होता है, जो सेल आपकी होती है वहां पर क्रेब्स चक्र चलते हैं जिसके फलस्वरूप माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव में आपके श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो आपसे पूछा जाए कि श्वसन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है, तो कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव में एक कोशिका संबंध होती है। अब इसके अगले स्लाइड को समझिए। यहाँ पे इस शरीर के अंदर जो ग्लूकोज जो आप सांस लेते हैं ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आपके शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाता है। और इस कोशिका में क्या होता है, तो इसमें आपके शरीर में एटीपी बनता है और 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। इससे पहले हमने कोशिका वाला चैप्टर समझाया हुआ है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको जाके देख लीजिएगा। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि एक स्वस्थ मनुष्य कितनी बार सांसें लेता है, तो 12 से 15 बार लेता है प्रति मिनट। ठीक है। अब देखिए नियंत्रण कौन करता है, आपके शरीर में सांस और ऑक्सीजन जो होता है वो आपके फेरिंग्स द्वारा जाता है। फेरिंग्स को हम लोग कहते हैं ग्रसनी यानी हल्लक, दोनों द्वारा जाता है। तो देखिए उसी रास्ते से आपका सांस भी जाता है, उसी रास्ते से भोजन भी। तो भोजन को पता चला हवा वाले में भेज देगा, हवा को भोजन में, तो भैया दिक्कत हो जाएगा। तो इस चीज को नियंत्रण करके कौन रखता है, तो उसको नियंत्रण करता है आपका ब्रेन। ब्रेन सिग्नल देता है कि भैया तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। तो उसी ब्रेन के पार्ट को हम लोग मेंडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। मेंडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है। और आपके शरीर में जो गैसों का जो आदान प्रदान करता है, मान लीजिए पता चला कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया फेफड़े को, तो भैया आगे भेज देगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो भाई कोई ऐसा एजेंट बैठा होना चाहिए जो आपके शरीर के अंदर इस सभी चीजों को लेकर के जाए। तो उस एजेंट को हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। यही शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर उधर एक्सचेंज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपके नाकों के थ्रू फेंक देता है, जिससे आप लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन को दर्शा रहा है। और एक चीज और पूछता है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है, हम 78% वायुमंडल में है, तो नाइट्रोजन गैस 78% लेते हैं और 78% निष्कासन भी कर देते हैं।
तो पूछता है कौन सी ऐसी गैस है जो इंसानी शरीर छोड़ते समय 1 भी% का परिवर्तन नहीं होता, तो ये नाइट्रोजन पर लगाइएगा टिक, ऑप्शन नंबर सी पर दिया होता है। तो नाइट्रोजन गैस छोड़ते समय 1 भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब यहां समझिए स्लाइड को आगे, यहां समझिए कि स्तनधारी किस तरह से सांस लेते हैं। देखिए जो स्तनधारी होते हैं, जिसके अंदर मनुष्य आता, भेड़, बकरी, कुत्ते, ये सब स्तनधारी जीव को दर्शा रहे हैं। तो जो स्तनधारी होते हैं वो अपने लंग्स यानी फेफड़ों के थ्रू सांस लेते, स्तनधारी जो होते हैं फेफड़ों के थ्रू सांस लेते हैं, यानी लंग्स से लेते हैं। जैसे हम इंसान क्या है, स्तनधारी। स्तनधारी उसे कहते हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान यानी दूध पिलाते हो, जैसे मम्मी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनधारी। हम लोग भी स्तनधारी, बस हम लोग का स्तन का विकास नहीं हो पाता है। तो जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे गाय हो गया, इस तरह से सब कुत्ते ये सब हो गए, तो ये सब एक स्तनधारी जीव हैं जो कि एक लंग्स यानी फेफड़े से सांस को लेते हैं। और यहाँ पर समझिएगा कुछ ऐसे जलीय जीव होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गिल से सांस लेते हैं, गिल्स की वजह से। देखिए गिल्स जो होता है उसको हम लोग गलफड़ा कहते हैं, गलफड़े से जो सांस लेते हैं उसके अंदर देखिए मछली वगैरह हो गए, ये सब अपने गिल्स से सांस लेते हैं। और दूसरे क्वेश्चन और पूछता है, जो मेढक होता है, मेढक 3 तरह से सांसों को ले सकता है। मेढक जब अपनी धरती पर रहता है तो यह भी एक गिल्स अपने फेफड़ों की सांस लेता है, और जब एक पानी में होता है, पानी में इसको टेडपोल कहते हैं छोटे अवस्था में, तो टेडपोल अवस्था में जब यह रहता है तो यह टेडपोल अवस्था में अपने किससे सांस लेगा, तो टेडपोल अवस्था में ये जो अपने सांस ले लेता है मेढक भी। तो मेढक जो होता है ये भी गिल्स यानी मछली के समान रहेगा, तो ये भी गलफड़ों के द्वारा सांस लेगा। और मिट्टी के अंदर ये त्वचा से सांस लेता है आपका ये मेढक। तो ये 3 प्रकार से सांस को भर सकता है मेढक। अब बात करते हैं कीड़े मकोड़े। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं इनके अंदर एक पाइप में, ट्रेकिया में एक छिद्र होता है, उस ट्रेकिया यानी श्वास नली से छेद ले लेते हैं सांस, इस ट्रेकिया को दर्शा रहा है। तो ये सब जितने भी कीड़े मकोड़े सब आप देख रहे हैं यहाँ पे, चींटी वगैरह है, सब जितने भी हैं ये सब अपने ट्रेकिया से सांस लेते हैं। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि ये सब कैसे सांस लेते हैं, तो ये ट्रेकिया से। अब एक क्वेश्चन काफी बार पूछता है कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। देखिए श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया ही श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं और किसको, इसके डायग्राम को समझिए कि किस तरह से ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर के अंदर होता है। तो यहां समझिए, देखिए वायुमंडल में उपस्थित जो होता है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब होता है इन, मतलब होता है अंदर, एक्सिट मतलब होता है, जैसे ट्रेन के गेट पर आपने देखा होगा कि एक्सिट द्वार लिखा होता है यानी निकास स्थल। तो देखिए हम ऑक्सीजन को इंस्पिरेशन कहते हैं, इसको एक्सपायरेशन कहते हैं, सांस छोड़ने को। इन हुआ तो अंदर लिया, एक्स हुआ तो बाहर छोड़ दिया। तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% लेते हैं और 78% छोड़ देते हैं, कि 78% हम ऑक्सीजन लेते हैं नाइट्रोजन गैस को, और 78% को रिलीज कर देते हैं कि जल्दी निकल यहाँ से। तो इसको 78% को छोड़ दें। अब देखिए ऑक्सीजन जो होता है वायुमंडल में 21% होता है और हमारा शरीर छोड़ता है 17%। कितने का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, यानी यहाँ पर जो घोटाला हुआ वो 4% का घोटाला हुआ। तो 4% ऑक्सीजन कहीं ना कहीं शरीर के अंदर खप गया, तो इसलिए 17% छोड़ देते हैं। 21 लेते हैं, 17 छोड़ देते हैं, यानी कहीं ना कहीं 4% का यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिला कि 4% एब्जॉर्ब कर लेता है आपका शरीर। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% लेते हैं और इसको छोड़ते कितना है, 4%, यानी 1% कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिए और छोड़ दिए 4%। कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक प्रकार के शरीर के अपशिष्ट गैसेस को दिखा रहा है जो कि छोड़ते हैं 4% कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। तो सांस में लेने के और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन, इसको कहते हैं एक्सपायरेशन। अब यहां से आगे समझिएगा, यहां से अब समझिएगा एक्सपायरेशन आपने समझ लिया, तो अब इसको आगे स्लाइड में समझिए। अब यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर के लेआउट को समझिए कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। यहाँ से ध्यान से एकदम देखते रहिए बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। देखिए यहाँ पर जो होता है नासा छिद्र, देखिए एयर जो आपके शरीर के अंदर एंटर मारता है नाक के थ्रू मारता है, तो यहाँ से एयर इसके नाक के थ्रू से यहाँ पे एंटर मार रही है, तो इसी नाक के पहले परत को कहते हैं नासा छिद्र। और नासा छिद्र के ऊपर हल्के हल्के, देखिए इसके अंदर बहुत सारे धूल कणे वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, ये आपके नाकों के अंदर जा करके अतः बहुत सारी बीमारियां कर सकते हैं। इसलिए बैक्टीरिया जर्म्स को रोकने के लिए इनके ऊपरी सिरे के ऊपर यहाँ पर बाल की लेयरिंग कर दी जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाक के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं, और जो बैक्टीरिया नाक में एंटर करके आगे पहुंच जाते हैं उसको क्या होता है, नासा कपाट रोक लेता है। इस एरिया में जो ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये नासा कपाट है, इसके ऊपर अगर मारिएगा तो बहुत तेजी से ऐसे चोट लगता है नासा कपाट के ऊपर। तो यहाँ नासा कपाट रोक लेता है बचे हुए जर्म्स को, और नासा कपाट में सारे यहाँ पे एक लिक्विड फ्लो होता है, इस लिक्विड के थ्रू सारे चिपक वहीं जाते हैं, और अब जो वहां पर फिल्टर होके आगे ऑक्सीजन बढ़ेगा,
तो नासा छिद्र से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, नासा कपाट, और नासा कपाट के ऊपर फायरिंग्स के ऊपर पहुंचेगा। देखिए यहाँ पर जो लेआउट आप देख रहे हैं, इधर फायरिंग्स होता है, जैसे हम लोग फायरिंग्स कहते हैं। फायरिंग्स का मतलब होता है ग्रसनी, यानी जैसे कहते हैं हलक, यानी डॉक्टर आपको देखता है हलक खोलो तो वो जो हलक होता है यहाँ पर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फायरिंग्स। फायरिंग्स के बाद आते हैं लैरिंग्स के ऊपर। लैरिंग्स होता है, इसको लैरिंग्स बोलते हैं। इसको मारेंगे तो यहाँ पर आवाज चेंज हो जाता है, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, लैरिंग्स को। तो देखिए एयर एंटर मार के यहाँ पर आपके क्या कहाँ पहुंचा, नासा कपाट, नासा कपाट से यहाँ फायरिंग्स पे पहुंचा, और फायरिंग्स के बाद यहाँ पर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद जो आपका ये पहुंचा है, ये नली जो आप देख रहे हैं इसको ट्रेकिया कहते हैं। ये नली यानी ट्रेकिया के पास ऑक्सीजन एंटर मार चुका है ट्रेकिया के अंदर। ये ट्रेकिया का जो हड्डी होता है कार्टिलेज का बना होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड्डी जो होता है ये किस चीज का बना होता है, तो जो हड्डी होता है, जो बोन होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ताकि इसके बीच में सुरक्षा को बरकरार रख सके, इसलिए इसे कार्टिलेज से बनाते हैं। तो ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया जब दो भाग में पड़ता है, यहां से मान लीजिए यहाँ ट्रेकिया है और यहाँ पर दो भाग के अंदर, यहाँ पर हार्ट के अंदर सप्लाई दे रहा है, तो जब ये दो भाग के अंदर बढ़ जाता है, तो दो भाग के अंदर उसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिया, और ट्रेकिया दो भाग के अंदर बढ़ गया तो ट्रेकिया, और ट्रेकिया दो भाग के अंदर तो उसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई जब कई भाग के अंदर बढ़ता है तो ब्रोंक्यूलेस कहते हैं, उसे ब्रोंक्यूलेस। और यहाँ पर गुच्छानुमा आकृति आप देख पा रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अलवेली कहते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है आपका कहाँ होगा, नासा छिद्र से होता हुआ नासा कपाट, नासा कपाट से आपका फायरिंग्स, फायरिंग से लैरिंग, लैरिंग से ट्रेकिया, ट्रेकिया से होता हुआ आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलेस। अब ब्रोंक्यूलेस में कई भागों में बटेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलवेली कहते हैं। और यहाँ अलवेली में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे गुच्छानुमा आकृति होते हैं, और यही अलवेली से ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। यहीं पर एक मल्टीपल एजेंट बैठा होता है जिसका नाम है होमोग्लोबिन। देखिए होमोग्लोबिन क्या करता है, आपके शरीर के अंदर सभी ऊष्माओं को, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन जो होता है नाक के थ्रू एंटर मारता है, और ये होमोग्लोबिन ही है जो आपके ऑक्सीजन को लेकर के और सभी पार्ट तक पहुंचा देता है। मान लीजिए ऑक्सीजन लेगा, उसको सेल्स के पास जाएगा, और सेल्स में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है, और वहां पर रिएक्शन कराएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले करके इसी अलवेली के पास, और यहीं से पैनल के थ्रू फेंक देगा, जिससे हम लोग CO2 कहते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के थ्रू आपके शरीर से बाहर यानी एग्जिट हो जाता है। तो यहीं पे तो आप इसके लेआउट को समझ चुके हैं कि किस तरह से इसके अंदर का लेआउट को इसको बनाया गया। अब यहां से आगे समझिए। देखिए आपके शरीर में जो ऑक्सीजन एंटर मार रहा है नासा छिद्र से होता हुआ, देखिए ये जो एरिया इसको कहते हैं ट्रेकिया। तो ट्रेकिया जब दो भागों में बढ़ता है तो इसको कहते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई कई भागों में बढ़ता है तो ये क्या हो गया, ब्रोंक्यूलेस। और यहाँ पर गुच्छानुमा आकृति आप इसको देख रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, गुच्छानुमा आकृति को इसको कहते हैं अलवेली। अब क्या होता है कि कई बार जो आपको सर्दी जुकाम यानी कोरोना का जितनी भी बीमारियां होती है, नाइमोनिया, ये सब हो जाती हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, आपका जो ब्रोंकाई होता है, ये ब्रोंकाई आपका क्या होता है, ये ब्लॉक हो जाती है, यहाँ की आर्टरी नसें ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। तो इसी की वजह से हो जा रहा है, जिससे आपको ऑक्सीजन यानी वेंटिलेटर पर लिटा के ICU में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसी की वजह से होता है। अब इसके आगे पार्ट को समझिए। तो यहां से अब इसके लेआउट को यहां पर समझिए इस तरह से। देखिए यहां पर आपको समझा दें कि अलवेली क्या होता है। अलवेली में यहीं पे ऑक्सीजन का प्रवाह होता है और सब जगह तक ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कि हो जाती है। लेकिन यहाँ पे श्वसन तंत्र के जो रास्ते हैं इसको तो आपने बहुत तरीके से समझ लिया, लेकिन सांस को आने और जाने के लिए ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ते हैं उसके अंदर एक यहाँ पर एक मांस का एक लेआउट यहाँ पे लगा दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं डायफ्राम। यहीं पर डायफ्राम लगा होता है, आप ध्यान से फिगर में देख पा रहे होंगे डायफ्राम। ये डायफ्राम करता है सांस को, जब आप सांस लेते हैं तो ये नीचे जाता है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम बहुत ही स्पीड से आपके सांस को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। कई बार क्या होता है कि ये डायफ्राम जो होता है बहुत यानी 80 to 90% आपके ऑक्सीजन को इंडोर, और क्योंकि फेफड़े के पास देखिए इतनी पावर यानी इतनी कैपेसिटी क्षमता नहीं है कि आपके ऑक्सीजन को उठा करके ऊपर की तरफ पुश आउट कर सके। तो पुश आउट करने के लिए यहाँ पर एक डायफ्राम लगा दिया जाता है जो आपके ऑक्सीजन को बाहर फेंकने की तरफ और अंदर इनहेल करने की तरफ काम करता है। तो कई बार क्या होता है कि आप बाइक को बहुत तेजी से चलाते हैं और आप जाते हैं और लड़ जाते हैं, आपका डायफ्राम टूट गया। तो जैसे ही डायफ्राम टूटेगा तो आप सांस को अंदर ले लिए, और चूंकि डायफ्राम का काम होता है, डायफ्राम कहता है कि ऊपर की तरफ ढकेलो, और ये ढकेल नहीं पाएगा आपके एयर को ऊपर की तरफ, अतः आप वहीं पर मर जाएंगे। देखते होंगे किसी का ना हाथ टूटा ना पैर टूटा, सीधे वो मर जाते हैं। तो मरने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कि भैया उसका डायफ्राम यहाँ पे चला गया। तो डायफ्राम बहुत मदद करता है आपको सांस को ऊपर और नीचे, इंडोर और आउटडोर करने के लिए। तो डायफ्राम आप देखते होंगे तो ये सांस लेने में मदद करता है। और ये नीचे साइड होता है,
अब देखिए गर्भवती महिला जितनी भी होती है, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, उनके अंदर देखिए बच्चा हो जाने की वजह से डायफ्राम उनका ऊपर नीचे मूव नहीं कर पाता है, जिसके लिए उनकी जो रूट्स होती हैं, पसलियां, तो पसलियां वो काम कर देती हैं, पसलियां ऊपर नीचे मूव करके अपने आप को एडजस्ट करती हैं, जिसके वजह से जो डायफ्राम की जगह उनकी काम पसलियां। लेकिन देखिए अगर गर्भवती महिला की अगर पसली टूट गई ना, एक तो डायफ्राम भी काम नहीं कर रहा था, ऊपर से पसली भी टूट गई, तो वो महिला बिल्कुल मरेगी, 100% गारंटी देते हैं कि वो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका डायफ्राम भी टूट गया है। अब समझिए इपोग्लोटिस क्या होता है। देखिए यहाँ शरीर से देखिए हवा हवा आ रहा है इस ट्रेकिया के थ्रू, और यहीं से एक पाइप गई होती है जो कि आपके आपके यहाँ स्टमक तक गई होती है, स्टमक तक। और यहाँ पर दो पाइप होती है, एक स्टमक तक गई होती है, एक एयर पैनल में गई होती है। तो यहाँ पर एक एजेंट यहाँ पे लगा दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इपिग्लोटिस। अब ये इपिग्लोटिस का काम क्या होता है, तो ये पहचान करती है कि आपके शरीर में खाने को कहाँ भेजना है और आपके शरीर में इस चीज को कहाँ भेजना है, ये इपिग्लोटिस डिसाइड करता है। तो कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ जो एयर हवा वाला है, हवा वाले में अगर इसको खाना को भेज देगा तो भैया यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो इसको नियंत्रण कौन करता है, ब्रेन का आपका मेंडुला ऑब्लांगेटा भाग इसको नियंत्रण करता है। तो अगर मान लीजिए खाना वाला इसमें भेज दिया और एयर वाले को भेज दिया खाने वाले में, तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ब्रेन इधर उधर न कर सके, इसलिए इसकी नियंत्रण ब्रेन करता है। एपिग्लोटिस जो होता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इपिग्लोटिस, और ये आपके शरीर में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के रास्ते भेजता है, भोजन को भोजन के रास्ते भेजता है। तो एक काम इपिग्लोटिस का करता है। देखिए ये फूड और एयर को दोनों को संचालन करके आपके शरीर के अंदर अदर पार्ट के अंदर कनेक्टिविटी को दे रहा है। अब यहां समझिए आगे। अब आपके शरीर के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो आपको नासा छिद्र को पार करके, नासा कपाट को पार करके, ट्रेकिया को पार कर गया है। पार करने के बाद आपका जो छिद्र है वो एंटर मारने जा रहा है, आपका ट्रेकिया से होता हुआ अलवेली तक पहुंच चुका है आपका ऑक्सीजन। अब उसके लेआउट को यहाँ पे समझिए। देखिए जो अलवेली होता है, अलवेली हम बता दिए, देखिए ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया दो भाग में बढ़ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, और कई भाग में ब्रोंक्यूलेस, और यहाँ पर अलवेली, गुच्छानुमा आकृति जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अलवेली को दर्शा रहा है। तो यहीं पर गैसों का आदान प्रदान, यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन होता है, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के पास जाता है अलवेली में, और अलवेली में हीमोग्लोबिन होता है और सबका ऑक्सीजन छीन करके ले जाके पूरे कोशिका को बांटते हुए चलता है, पूरे कोशिका में ऑक्सीजन का प्रसार कर देता है, और वहां से बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हुए चलता है और लिया करके यहीं पर अलवेली में दे देता है। अलवेली ऊपर से छोड़ देती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आप लोग सांस को बाहर फेंकते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो गैसों का आदान प्रदान जो करता है और यही अलवेली के थ्रू होता है आपके फेफड़ों के अंदर। तो क्या करता है, ऑक्सीजन को आपके लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तो यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, देखिए अब ये हीमोग्लोबिन को ना देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जितनी भी खतरनाक गैस है ये बहुत ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो देखिए इसको ऑक्सीजन, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा धुआं में, कोयला वोयला में रह रहे हैं, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बहुत ज्यादा पसंद है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा ना इसको कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। अतः आप सांस लेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पूरे फेफड़े में भर देगा, जिससे आपका फेफड़ा पूरा डैमेज हो सकता है, और एक कोरोना नाम की बीमारी फेफड़े के इस अलवेली भाग को ही डिफेक्ट करती है। तो यहाँ पर इस चीज को दर्शा रहा है। अब इसको समझिए आगे के पार्ट के अंदर। देखिए यहाँ पर अब समझिए टिंडम वैल्यून क्या होता है। देखिए एक बार में जो इंसान के सांस लेने की जो फेफड़े की जो कैपेसिटी है, एक बार में 500 ml सांस को भर सकती है। तो कोई भी इंसान एक मिनट में जितनी सांसों को भर सकता है एक बार में, तो उसको हम लोग कहते हैं टिंडल वैल्यू। टिंडल वैल्यू यानी 500 ml सांस को भर सकता है, मतलब कि एक ठंडा यानी स्प्राइट की जितनी बॉटल होती है उतना ही सांस को हम ले अथवा छोड़ सकते हैं। ये फेफड़े की क्या होती है, टिंडल वैल्यू। और टोटल सांस ऑफ कैपेसिटी ऑफ लंग जो होती है, यानी ये फेफड़े में एकदम भर के कितनी हवा ले जा सकती है, यानी एकदम खींच के जब हवा लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग। लंग की जो कैपेसिटी है वो 6000 ml हवा को स्टोर कर सकती है। इससे ज्यादा हवा को अगर आप स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो लंग्स आपका फट जाएगा और चिथड़े उड़ा देगा पूरे लंग्स की, आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप हवा को जो स्टोर कर सकते हैं वो 6000 कैपेसिटी हवा को। और देखिए कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपको लगता है, वो क्यों लगता है, इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर को आपने देखा होगा। देखिए जब आप पर्वतारोहण पे चढ़ते हैं यानी पर्वत पे, तो आपको देखिए वहां पर ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है वो काफी कम होता है।
तो उसके लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन में नाइट्रोजन गैस को मिला दिया जाता है, डायरेक्ट आपको ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारे इंसान का जो शरीर की जो लेआउट है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के लिए नहीं बना है। अगर डायरेक्ट आपको कोई ऑक्सीजन दे देगा तो भाई आपकी मृत्यु तय है और आपके फेफड़े पे चोट लगेगा, लंग्स के ऊपर, और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए उस आपको डायरेक्टली नहीं दिया जाता, धीरे धीरे करके। जैसे कोई इंसान मैराथन दौड़ता नहीं है तो उसको 50 किलोमीटर एक के दिन दौड़ा दो तो वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसीलिए धीरे धीरे दौड़ाइए। उसीलिए आपके शरीर का जो फेफड़ा बना हुआ है उसको धीरे धीरे ऑक्सीजन देने की आदत डालिए, डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं लेगा, इसलिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस को मिला करके दिया जाता है। अब देखिए, समुद्र में 300 फीट की जब गहराई होती है समुद्र के अंदर, तो वहां पर भी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस को मिला दिया जाता है ताकि आपके फेफड़ों का संचालन ठीक तरीके से चलता रहे। अब यहाँ समझिए, गहरे पानी में अगर आप जाएंगे 300 मीटर, अधिक से ज्यादा गहरा पानी हो गया, तो वहां पे ऑक्सीजन के साथ अब हीलियम गैस को मिला दिया जाएगा। अब नाइट्रोजन नहीं बल्कि हीलियम गैस को आपको दे दिया जाएगा, जिससे आपके ऑक्सीजन का प्रवाह चलता रहे ठीक तरीके से। अब इस तरह से गैसेस को आपने देखा होगा स्टोर करके रखते हुए। तो देखिए, कई बार क्या होता है, जो पेशेंट होता है काफी गंभीर होते हैं तो उन्हें इमरजेंसी वार्ड से हटा करके आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है, और आईसीयू में वेंटिलेटर लगा दिया जाए, वहां पर ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी डाल दिया जाता है। तो ये अंदर के फेफड़े मानव श्वसन तंत्र से ए से लेकर बी तक की जानकारी हमने दे दिया। अगले कॉन्सेप्ट में हम आपको समझा देंगे लंग्स में कैंसर किस तरह से होता है, उसका निवारण किस तरह से किया जाता है, निमोनिया क्या होता है, इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो मतलब बता देंगे। इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़े रहने के लिए आपका सादर दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।